इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी हैं। अब आप कहेंगे इसमें भला क्या कठिन है? नहीं, समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है, और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। किंतु यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं कि एक मानसिक टूल किट का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि जीवन की हर मुश्किल को संभालने के लिए आपको सैकड़ों औजारों की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो की है। सिर्फ दो शब्द। और ये अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक विचार है ना? बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां हर समस्या के लिए हमें एक नया लाइफ हैक या एक नया सिस्टम बेचा जाता है, वहीं ये स्रोत कहता है कि जवाब बहुत सरल है। सरल। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, जो सरल है जरूरी नहीं कि वो आसान भी हो। बिल्कुल। स्रोत सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, और वो शब्द है मौन और प्रसन्नता। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो ईमानदारी से कहूं थोड़ा अटपटा लगा। हाँ, स्वाभाविक है। मौन और प्रसन्नता ये शक्तियां हैं, ये तो अवस्थाएं लगती हैं, भावनाएं लगती हैं। सही। तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि क्या ये वाकई एक गहरा सत्य है या फिर एक आकर्षक लगने वाला सरलीकरण। चलिए इस टूलकिट को खोलकर देखते हैं। और यहाँ सबसे पहली और जरूरी बात ये समझने की है कि स्रोत इन्हें भावनाओं के रूप में नहीं देख रहा है। अच्छा। वह इन्हें उपकरण या सक्रिय कौशल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उपकरण मतलब टूल्स। हाँ, यानी ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो हमारे साथ बस हो जाती हैं, बल्कि ये वो चीजें जिन्हें हमें साधना पड़ता है, जिन्हें हमें चुनना पड़ता है। और यहीं से पूरी चर्चा दिलचस्प हो जाती है। सही कहा। और स्रोत इस बात को फौरन मान भी लेता है कि ये आसान नहीं है। वो आगे कहता है यही सबसे अधिक कठिन भी है। और फिर मानो वो सुनने वाले के मन का सवाल पढ़ लेता है। अब आप कहेंगे इसमें भला क्या कठिन है? जो कि बिल्कुल वाजिब सवाल है ना? चुप रहना और खुश रहना सुनने में तो बच्चों का खेल लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आखिर इन दो साधारण सी बातों को साधना इतना मुश्किल क्यों है? यहीं पर इस विचार की गहराई खुलनी शुरू होती है। स्रोत कठिनाई के दोनों पहलुओं पर रोशनी डालता है। पहले मौन की बात करते हैं। ठीक है। स्रोत का तर्क है कि समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है। यहाँ समय समय पर वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहना है। बिल्कुल। इसका मतलब हमेशा के लिए चुप हो जाना या संन्यास लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सही समय पर चुप रहने का विवेक होना। और मुझे लगता है कि आज के दौर में ये और भी मुश्किल हो गया है। ओह, बहुत ज्यादा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज पर तुरंत राय देने का दबाव है। कोई घटना घटी नहीं कि सोशल मीडिया पर आपको विशेषज्ञ बनना ही है। सही बात है। मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया पर मौन का अभ्यास करना आज के दौर की सबसे बड़ी तपस्या है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक सचेत और अनुशासित चुनाव है। कल्पना कीजिए जब आप बहुत गुस्से में हैं और आपका मन कर रहा है कि सामने वाले को सब कुछ सुना दें। उस वक्त अपनी जुबान पर लगाम लगाना कितना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा। या किसी बहस के बीच में जब आपका अहंकार कह रहा हो कि मैं सही हूं, साबित करो, तब शांत हो जाना। ये असल में हमारी वो क्या कहते हैं सहज प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है। हाँ, हमारा दिमाग तो लड़ो या भागो के लिए बना है। बिल्कुल। और मौन इन दोनों से अलग एक तीसरा रास्ता है, ठहरने का, सोचने का। यह उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह बनाने जैसा है। ये तो सिर्फ मौन की बात हुई। स्रोत के मुताबिक प्रसन्नता इससे भी ज्यादा मुश्किल है। वो कहते हैं और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछे। जब जिंदगी में सच में कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, कोई संकट हो, तब खुश रहने की कोशिश करना, क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? क्या ये अपनी असल भावनाओं को दबाने जैसा नहीं है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है। और मुझे लगता है कि स्रोत जिस प्रसन्नता की बात कर रहा है
वो बाहरी हंसी मजाक या सब ठीक है का दिखावा नहीं है। अच्छा। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये विचार स्टोइक फिलॉसफी से बहुत मिलता जुलता है। स्टोइक फिलॉसफी। हाँ, जहां बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण न होने पर भी अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने पर जोर दिया जाता है। स्रोत जिसे प्रसन्नता कह रहा है वो एक तरह की आंतरिक शांति और स्थिरता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुश दिखने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि अंदर से स्थिर रहने के बारे में है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे तूफान में एक जहाज। जहाज का कप्तान तूफान को नहीं रोक सकता, लहरों को शांत नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन वो जहाज के अंदर के संतुलन को बनाए रख सकता है। यह प्रसन्नता उस जहाज के अंदर रखे वजन या बैलास्ट की तरह है जो बाहरी उथल पुथल के बावजूद उसे डूबने से बचाती है। वाह। ये दर्द को नकारना नहीं है, बल्कि दर्द को अपने ऊपर हावी न होने देने की कला है। और ये वाकई बहुत कठिन साधना है। तो अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि ये उपकरण इतने शक्तिशाली क्यों हैं और इन्हें चलाना इतना मुश्किल क्यों है। हाँ। ये आत्मनियंत्रण, विवेक और जबरदस्त आंतरिक शक्ति का खेल है। हाँ। तो अब अगला सवाल ये है कि अगर कोई इस मुश्किल साधना में महारत हासिल कर ले तो उसे मिलता क्या है? हाँ, इस मेहनत का फल क्या है? और स्रोत इसका जवाब बहुत सीधे और व्यावहारिक तरीके से देता है। ये कोई आध्यात्मिक वादा नहीं है, बल्कि जीवन की ठोस समस्याओं के समाधान की बात है। अच्छा। मौन के लाभ के बारे में स्रोत का तर्क है, यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा? ये तो बहुत बड़ा दावा है तो क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। सामने वाली पार्टी एक ऐसी शर्त रखती है जो आपको मंजूर नहीं है। आपकी पहली प्रवृत्ति होगी कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें, बहस करें। हाँ, बिल्कुल, अपनी स्थिति का बचाव करें। लेकिन सोचिए, अगर आप उस पल में कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाएं, पूरी तरह से मौन, इससे तो एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी। हाँ, और उसी खामोशी में शक्ति है। कैसे? आपका मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा। वो सोचेगा, क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया? क्या ये डील से पीछे हट रहे हैं? हो सकता है कि वो खुद ही अपनी शर्त को नरम कर दे। मतलब बिना कुछ कहे ही? हाँ, बिना कुछ कहे ही आपने बातचीत का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। इसी तरह पारिवारिक झगड़ों में गुस्से के एक पल का मौन रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। यह हमें उन शब्दों को बोलने से रोकता है जिन्हें हम बाद में वापस नहीं ले सकते। वाह, ये तो एक निष्क्रिय बचाव नहीं, बल्कि एक सक्रिय हथियार की तरह है। एकदम। मौन हमें सिर्फ गड्ढे में गिरने से नहीं बचाता, बल्कि हमें गड्ढे के चारों ओर एक सुरक्षित रास्ता बनाने में भी मदद करता है। एकदम सही। और जहां मौन एक ढाल की तरह हमारी रक्षा करता है, वहीं प्रसन्नता उस ऊर्जा की तरह है जो हमें मुश्किल हालातों से लड़ने की ताकत देती है। यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करता है, ऊर्जा। वो कहता है, यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। ऊर्जा, इस पर थोड़ा और रुकते हैं। ये किस तरह की ऊर्जा है? ये मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। मनोवैज्ञानिक? हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम किसी बड़े संकट जैसे कोई बीमारी या नौकरी चली जाना में होते हैं तो हमारा दिमाग टनल विजन में चला जाता है। हाँ, होता है। हमें समस्या के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ डर, चिंता और निराशा महसूस करते हैं। और ये मानसिक अवस्था हमें पंगु बना देती है। बिल्कुल। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल। स्रोत जिस प्रसन्नता या आंतरिक स्थिरता की बात कर रहा है, वो उस टनल विजन को तोड़ती है। जब आप जबरदस्ती की सकारात्मकता के बजाय एक शांत और स्थिर मन बनाए रखते हैं, तो आपका दिमाग समाधान और अवसरों को देखने लगता है। अच्छा। आप समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। तो ये ऊर्जा असल में रचनात्मक और संज्ञानात्मक स्वतंत्रता है। मतलब ये आपको विकल्पों को देखने की शक्ति देती है। हाँ, जब आपको लग रहा होता है कि कोई विकल्प बचा ही नहीं है। अच्छा, तो ये ऊर्जा सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं है, बल्कि संकट को एक अवसर में बदलने के लिए है। बिल्कुल। ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। ये सब ठीक हो जाएगा का झूठा दिलासा नहीं है, बल्कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ का आंतरिक विश्वास है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझा। एक हमें गलतियां करने से बचाता है और स्पष्टता देता है, और दूसरा हमें लड़ने की ताकत देता है और ऊर्जा देता है। एक रक्षा करता है और दूसरा आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसीलिए स्रोत इन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द कहता है। ये सब समझने के बाद
स्रोत का अंतिम संदेश और भी ज्यादा वजनदार हो जाता है। वो कहता है, तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए। आत्मसात करना ये सिर्फ समझना या जानना नहीं है। नहीं, ये बहुत गहरा शब्द है। लेकिन इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? कोई इसे कैसे आत्मसात कर सकता है? ये कोई स्विच तो है नहीं जिसे हम चालू या बंद कर सकें। सही बात है। आत्मसात करना या इंटरनलाइज करने का मतलब है कि किसी विचार या गुण को अपने स्वभाव का, अपने व्यक्तित्व का एक अटूट हिस्सा बना लेना। आदत की तरह। हाँ, ये आदत बनाने का विज्ञान है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा है। आप बार बार एक ही तरह से प्रतिक्रिया करके अपने दिमाग के रास्ते बदल रहे हैं। अच्छा। जब तक कि शांत रहना आपकी डिफॉल्ट सेटिंग ना बन जाए। जैसे हमें सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना या स्थिर बने रहना हमारी आदत का हिस्सा बन जाए। ये एक गहरी आंतरिक साधना है, कोई त्वरित समाधान या लाइफ हैक नहीं। तो इसका मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय और लगातार प्रयास लगता है। हाँ। तो इस साधना का पहला कदम क्या हो सकता है? पहले दिन का अभ्यास कैसा दिख सकता है? शायद पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है। जैसे ये तय करना कि अगली बार जब भी आपको कोई ईमेल, मैसेज या कोई ऐसी बात सुनकर गुस्सा आए तो आप तुरंत जवाब देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुकेंगे। सिर्फ 10 सेकंड का मौन। बस 10 सेकंड? हाँ, उस 10 सेकंड में गहरी सांस लेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या जवाब देना जरूरी है और अगर है तो क्या होना चाहिए। इसी तरह जब दिन बहुत खराब गुजर रहा हो तो रुककर सिर्फ एक ऐसी चीज के बारे में सोचना जिसके लिए आप आभारी हैं। ये छोटे छोटे सचेत प्रयास ही आत्मसात करने की प्रक्रिया की नींव रखते हैं। यह बहुत व्यवहारिक सलाह है। और फिर स्रोत अपने संदेश को अपने एक विशेष तरीके से समाप्त करता है, यह कहते हुए, मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। ये मूल वक्ता के प्रस्तुतिकरण की शैली का एक हिस्सा है। हाँ, उनके संदेश को समाप्त करने और श्रोताओं से जुड़ने का एक तरीका था। उनके हस्ताक्षर की तरह। बिल्कुल, जो इस गहरे दार्शनिक विचार को एक व्यक्तिगत और भक्तिपूर्ण स्पर्श देता था। तो आज की हमारी चर्चा को अगर समेटें तो हमने 2 सरल लगने वाले शब्दों मौन और प्रसन्नता से शुरुआत की। हमने समझा कि स्रोत के अनुसार वे इतने शक्तिशाली क्यों हैं, क्योंकि वे सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि एक मानसिक टूलकिट के 2 सबसे जरूरी उपकरण हैं। बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि इन्हें साधना इतना कठिन क्यों है, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी सहज प्रवृत्तियों, अपने अहंकार और बाहरी दबावों के खिलाफ जाना पड़ता है। सही। और अंत में हमने देखा कि इन गुणों में न केवल समस्याओं से बचाने की बल्कि उनसे बाहर निकलने की ऊर्जा देने की भी अद्भुत क्षमता है। यह वाकई एक बहुत संक्षिप्त लेकिन गहरा विचार है। स्रोत इस बारे में बात करता है कि कैसे मौन और प्रसन्नता हमें समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करते हैं। हाँ। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या इन गुणों को आत्मसात करने से केवल मौजूदा समस्याओं से बाहर निकलने में ही मदद मिलती है या यह भविष्य में समस्याओं को उत्पन्न होने से भी रोक सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद मौन हमें उन समस्याओं को बनाने से रोकता है जो हमारे शब्दों और आवेश से पैदा होती हैं। और एक स्थिर मन हमें उन कंटकों को आकर्षित करने से रोकता है जो नकारात्मक सोच और खराब फैसलों से आते हैं। संभव है। शायद इन उपकरणों का असली जादू प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय रचनात्मक है। मतलब? वे न केवल हमें दलदल से बाहर निकालते हैं बल्कि शायद हमें पहली बार में उस दलदल में गिरने से भी बचा लेते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक मरम्मत किट नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी का ब्लूप्रिंट हो सकता है। वाह। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।